एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्मीरा। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड ST630 का लेसन नंबर 35 एंड 36। इसी के अंदर हम 36 को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है। इंटरनल वैलिडिटी होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपका पूरा कंट्रोल होता है लाइट पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? जो आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स, आप कह रहे हैं कि लैब के बाहर का माहौल होता है, फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो आप किसी लैब में हर वेरिएबल को कंट्रोल करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप बाहर कहीं भी किसी भी फील्ड में फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जहां पर आप कोई वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है वो मोर एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है उसके अंदर, और लेस इंटरनल वैलिडिटी होती है। जबकि हाँ, अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी। अब जो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपकी लेबोरेटरी के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास, अब ये भी काफी ज्यादा है, मैं कंसेप्चुअली आपको इनको शॉर्टली ब्रीफ कर दूंगी इनका कॉन्सेप्ट। बाकी आप लोग इनकी थ्योरी लास्ट में खुद पढ़िएगा। हिस्ट्री इफेक्ट क्या होता है? हिस्ट्री इफेक्ट में क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो अकर हो रहा होता है ना, वो मतलब जो भी चीजें आप, जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो पीछे कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, हमारी ये जो इंफॉर्मेशन होती है, जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, वो अफेक्ट कर रही होती है आपके एक्सपेरिमेंट पे। मैच्योरेशन इफेक्ट क्या होता है? इसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी करते हैं, और ये बायोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, और ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास ग्रोइंग ओल्डर, गेटिंग टायर्ड, फीलिंग हंग्री, एटसेट्रा। टेस्टिंग इफेक्ट्स में फिर वही बात आ रही है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इज, और इनको दोनों को फिर डिफरेंस किया जाता है पोस्ट टेस्ट एंड प्री टेस्ट के स्कोर्स में, कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और इसको सेंसाइजेशन, नहीं, सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन थ्रू प्रीवियस टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है ना, इसको एमसीक्यूज के लिए याद कर लिया करें। इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट्स के, देखिए हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स में ही कोई मसला आ जाता है तो वो जाहिर सी बात है आपके एक्सपेरिमेंट्स को भी अफेक्ट करेगा। सिलेक्शन बायस इफेक्ट्स, अगर बायसनेस आ जाती है आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में कहीं भी, वो भी आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। स्टैटिस्टिकल रेग्रेशन, स्टैटिस्टिकल रेग्रेशन इसको आसानी से हम ग्रैस्प नहीं कर सकते, और ये एक मतलब प्रॉब्लम होता है एक्सट्रीम वैल्यूज और टेंडेंसी को, जो जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स में एरर छोड़ देता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एरर्स छोड़ देते हैं, तो इसको हैंडल करना भी काफी मुश्किल होता है। और इस फिनोमिना को उन्होंने कहा है कि जो बिलो स्कोर ट्रेंडिंग होता है, इसको हम रेग्रेसिंग टूवर्ड्स द मीन भी कहा जाता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मोर्टेलिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी एक एट्रीब्यूशन अराइजेस व्हेन सब्जेक्ट्स डू नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। मतलब हम ये पिछले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल से पढ़ के आए कि किस तरह हम सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और अगर वो सब्जेक्ट कुछ अरसे के लिए तो आपके एक्सपेरिमेंट में शामिल होता है, लेकिन बाद में किसी भी वजह से उसको लीव करना पड़ता है, तो वो उसको लीव करने से जो आपके एक्सपेरिमेंट्स पे इफेक्ट आता है, आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट आता है, उसको मोर्टेलिटी इफेक्ट कहा जाता है। मैकेनिकल लॉस, कोई भी इक्विपमेंट अगर आपका फेल हो गया। एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? कि जो एक्सपेरिमेंटर है, ठीक है, जो इस सारे रिसर्च प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहा है। देखिए, जब कोई भी वो काम, कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इसके ये रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह उस एक्सपेरिमेंटर की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये रिजल्ट्स आएंगे, और अगर वो रिजल्ट्स नहीं निकलते तो इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे होते हैं हमारे रिजल्ट्स पे, जो हो सकता है कि एरर लेके आ जाए हमारे रिजल्ट्स में। अब इसे इस जो ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेंसी है, इसको नाम दिया जाता है, इसको कंट्रोल करता है डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि जो सब्जेक्ट और जो एक्सपेरिमेंटर है, ठीक है, वो उनके पास मतलब कि एक किस्म की उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया ब्लाइंड, सॉरी, ब्लाइंड के, ब्लाइंड डिटेल्स के, मतलब उनके पास जो डिटेल्स लेके उनके पास जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जब वो पूरी नहीं हुई तो मीन्स दैट कि वो डिटेल में ही पीछे कोई एरर था। ठीक है, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात आ जाती है, जो हमने पहले भी देखा कि क्या होता है कि जो आपके एनवायरनमेंट में जो आप फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें जो अफेक्ट हो रही होती है चीजें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है रिएक्टिविटी, अ थ्रेट टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी। रिएक्टिविटी क्या होता है? कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो आप जिन्हें अपने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्होंने, जिनको आपने अपने एक्सपेरिमेंट स्टडी में शामिल किया होता है, वो
जो है ना वो क्या मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि नेचरली जो बिहेवियर होता है ना वो अपना वो नहीं शो कर रहे होते। उन्हें पता होता है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको उनके नेचुरल बिहेवियर का पता नहीं लग पाता और कहीं ना कहीं वो आपकी स्टडी पे इफेक्ट करता है। अब कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं लैब में कि आप पार्टिसिपेंट्स जो है उन पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो आपके पार्टिसिपेट करें, वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सके, आप कर सकते। आप रिसर्च का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, आप उन्हें बिल्कुल ठीक बताएं, मिसलीड ना करें। कोई भी ऐसी पार्टिसिपेंट्स में कुछ ऐसा ना करें कि उनके फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस हो। और अगर वो एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाह रहे हैं तो आप उन्हें इजाजत दें। और कोई भी ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिससे पार्टिसिपेंट्स को नुकसान होगा, आप उन्हें पहले से बताएं। और उन्हें कंप्लीट प्रोसीजर बताएं जो उन्हें एक्सपेरिमेंटल स्टडी में फॉलो करना है। उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट दें, अनसेफ इन्वायरमेंट्स ना दें। और पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ ना करना सही तरीके से एक्सपेरिमेंट स्टडी के बारे में। और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल ना रखना, ये सारी चीजें हैं जो एथिकल इश्यूज में आती हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जो उनके रूल्स राइट्स का ख्याल रखती है। लेसन नंबर 36 पे चलते हैं हम। नॉन रिएक्टिव रिसर्च, आई थिंक ये काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, लेकिन चले। इसमें वैसे ये है बहुत आसान, सिंपल से इसमें एक बात समझने वाली है, रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव में क्या होता है। ये हम पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है किस सब्जेक्ट में पढ़ के भी आए हैं, कि अभी भी हमने ऊपर पढ़ा है कि सब्जेक्ट को जब पता चल जाता है ना कि वो उसे नोट किया जा रहा है, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में शामिल है। मैं आपको यहाँ से शुरू में इसकी डिटेल अच्छे से समझा देती हूँ ताकि हम थ्रू आउट द लेक्चर इस बात को बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। तो जब उसे पता चल रहा होता है ना कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, जो आपकी स्टडी पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये होता है रिएक्टिव, ठीक है। अब नॉन रिएक्टिव क्या होता है कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे स्टडी करते हैं पार्टिसिपेंट्स से कि आप उन्हें बताते नहीं है कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसके डिफरेंट काइंड्स होती है कि किस तरह आप नहीं बताते और किस तरह आप स्टडी कर लेते हैं उन्हें बिना बताए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है नॉन रिएक्टिव। इससे क्या होता है कि आपको अगले बंदे का नेचरली बिहेवियर आप ऑब्जर्व करने को मिलता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता, उसे ऑब्जर्व किया जा रहा, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब लॉजिक क्या है नॉन रिएक्टिव रिसर्च का, वो जो मैंने आपको बता दिया कि आप उसका नेचुरली बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप सब्जेक्ट को नहीं बताते कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसमें क्या वैरायटीज आ जाती हैं कि फिजिकल ट्रेसिस में, कि ये नोट करना कि ज्यादा इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें जो होती हैं उसको देखा जा रहा है। और फिर फिजिकल एविडेंस जो है वो जो सजेस्ट किए जाते हैं बिहेवियर्स को। और फिर कुछ रिकॉर्ड्स जो होती हैं इंफॉर्मेशन के, या किसी का मैरिज रिकॉर्ड आप देखना चाह रहे हैं, या कुछ दूसरे रिकॉर्ड्स आप जमा करना चाह रहे हैं, तो आप बिना बताए इस चीज पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशन किस तरह की होती है, एक्सटर्नल अपेयरेंस होती है जिसमें आप एक्सटर्नली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी सोशल फैक्टर्स को, किस तरह के वो मतलब के अपने सोशल फैक्टर्स को डील कर रहे हैं, किस तरह उनके बिहेवियर्स को, टाइम ड्यूरेशंस को, के लोग जो है वो किसी भी चीज को कितना वक्त देते हैं किसी चीज की तरफ उन्हें, अगर आपने इंटेंशन दिलवानी हो तो। रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल से वर्ड से पता चल रहा है कि आप उस तमाम रिकॉर्ड को किस तरह अपने पास सेव करते हैं, किस तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में भी क्रिएटिव नॉन रिएक्टिव मेजर्स की जाती को फॉलो किया जाता है और क्वालिटेटिव में भी किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर आप अपने डाटा को जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और उसको मीनिंग्स में, पिक्चर्स में, सैम्पल्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में अपने पास स्टोर करते हैं। कंटेंट एनालिसिस इज नॉन नॉन रिएक्टिव। उन्होंने कहा कि क्या आप कंटेंट एनालिसिस भी नॉन रिएक्टिव हो सकता है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि दो लोग होते हैं ना, एक तो होता है एक्सपेरिमेंटर जिस जो तमाम रिसर्च कर रहा होता है, और दूसरा होता है कंटेंट एनालिसिस करने वाला बंदा जो कि आगे फिर तमाम उस कंटेंट को एनालिसिस करता है। तो इन दोनों का आपस में उन्होंने कहा कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता रिसर्चर का और क्रिएटर का, ठीक है। तो ये इस तरह ये एक नॉन रिएक्टिव कैटेगरी में आ जाता है। मेजरमेंट एंड कोडिंग क्या होती है कि आप तमाम डाटा को मेजर तो कर लेते हैं, उसको एनालिसिस तो कर लेते हैं, उसके बाद आपने कंप्यूटर में पुट करने के लिए उस तमाम डाटा को कोडिंग में कन्वर्ट करना होता है, और इसको आप केयरफुली आप इसे डिजाइन करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर को कोडिंग में लेके आते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें उन्होंने बात की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। जिसमें आप फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, उसके बाद डायरेक्शन देखी जाती है कि क्या है किसी भी कंटेंट की, किसी जो आप मैसेज जो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसकी क्या डायरेक्शन है, इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। वो जो आप मैसेज दे रहे हैं वो कितना पावरफुल है। उसके बाद स्पेस, जो मतलब किस फॉर्म में उसे नोट किया जाता है।
कोडिंग मैंने पहले भी बताया कि क्या होती है, कि आप अपने डाटा को कंप्यूटर में पुट करने के लिए कोडिंग करते हैं, जिसमें दो टर्म्स बताई हुई है, मैनिफेस्ट कोडिंग एंड लेटेंट कोडिंग। अब मैनिफेस्ट कोडिंग में क्या होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये एक विजिबल टेक्स्ट की फॉर्म में शो हो रहा होता है। लेकिन लेटेंट कोडिंग क्या होता है, जिसके अंदर अंडरलाइन मीनिंग्स को समझाने की कोशिश की जा रही होती है। अब आप किस तरह कंडक्ट करते हैं कंटेंट एनालिसिस रिसर्च को, इसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं, यूनिट के जो भी हमारे डिफरेंट रिसर्चर डिसाइड करते हैं उन यूनिट्स को, उनके एनालिसिस किए जाते हैं, सैम्पलिंग की जाती है, जो हम बड़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं सैम्पलिंग के बारे में, वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टिंग कोडिंग कैटेगरीज, उसके बाद इन तमाम को कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगराइज करके दोबारा इनको कोडिंग में करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन नंबर। इनफेरेंस की भी नीचे रह गया। इनफेरेंस क्या होता है कि इसमें कंटेंट एनालिसिस जो है वो टेक्स्ट को डिस्क्राइब करता है, और उस इंटेंशन को मतलब वो रिवील नहीं कर सकता कि किस तरह उसने टेक्स्ट को क्रिएट किया है, ये चीज रिवील नहीं की जाती। और फिर इफेक्ट देके जाते हैं जो भी मैसेज का कंटेंट में होता है, कि वो किस तरह अगले बंदे को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 35 एंड 36। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। लेक्चर काफी लेंथी होगा, तो हम यहीं पे से एंड करते हैं। बस लास्ट पे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।